नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। आपका एक टॉपिक है फील्ड क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जो कि बीएससी एजी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, उसी से रिलेटेड करता हुआ ये आपका टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो जानने वाली बात है वो आपकी क्या है कि आपकी फील्ड क्रॉप्स क्या हैं। तो फील्ड क्रॉप्स आर हर्बेसियस प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल पर्पजेज। इसका मतलब है कि जो आपकी खेती की जो फसलें होती हैं, जो खेत की फसलें होती हैं, वो आपकी विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली आपकी शाकीय वनस्पतियां होती हैं। दे आर कॉर्नर स्टोन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग फूड्स, फॉडर, फाइबर एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि ये आपकी जो आपका कृषि है, जो आपका एग्रीकल्चर है, उसकी ये आधारशिला है, उसका बेस है। जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं वो आपकी एग्रीकल्चर का क्या है, बेस है, जो भोजन, चारा, रेशा और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने का काम करती हैं। नेक्स्ट वन आपका जो है field crops are those crops that are cultivated on a large scale in fields for food, fodder, fiber और industrial use। इसका मतलब है कि जो आपकी फसलें होती हैं, जो आपकी फील्ड क्रॉप्स होती हैं, वो ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर खेतों में भोजन, जो आपका खाना होता है भोजन के लिए, चारे के लिए, जानवरों के लिए, रेशा और फाइबर के लिए, या औद्योगिक उपयोग के लिए, या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल बनाने के लिए उपयोग में उगाया जाता है, उपयोग के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग बाई देयर यूज, ग्रोइंग सीजन एंड लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि फसलों को हम कई तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें उसका जो है उपयोग है, उसका उगने वाले मौसम है, और उसका जो है क्या है, जीवन काल है, उसका जो है लाइफ स्पैन है। इस बिहाफ पे हम इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स की, तो जो आपका खेत का जो खेत के जो फसल हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका निम्नलिखित है। तो आपका जो फील्ड क्रॉप्स है, फील्ड क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। तो आज जो आपका पहला क्राइटेरिया है वह आपका क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। इसका मतलब है जो आपका जीवन चक्र है, जीवन चक्र के आधार पर हम फसलों को कैसे डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, तो सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वो आपका है एनुअल क्रॉप्स। इसका मतलब है ऐसी क्रॉप्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक फसलें भी बोलते हैं। तो जो आपकी एनुअल क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स जो है, जो अपना लाइफ साइकिल है, ये अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में या एक ईयर में कंप्लीट करने का काम करती हैं। कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 1 ईयर ऑब्लिक सीजन। इसका मतलब है कि ऐसी फसलें जो अपनी लाइफ साइकिल को एक सीजन में या एक साल में कंप्लीट करने का काम करती हैं, जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं एक साल में या एक सीजन में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपके कुछ हैं, जैसे वीट है, आपका राइस है, चिकपी है, लेंटिल है, मस्टर्ड है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एनुअल क्रॉप्स के। इसके बाद आपका आता है बाइनियल क्रॉप्स, टेक्स 2 ईयर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसमें आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट्स इन फर्स्ट ईयर एंड फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर। तो आपकी जो द्विवार्षिक फसलें हैं, जीवन चक्र पूरा करने में कितना समय लेती हैं, लगभग 2 साल का समय लेती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कैरेट, शुगर बीट एक्सेट्रा। इसके बाद आपका आता है पेरेनियल क्रॉप्स, लाइफ फॉर मोर देन 2 ईयर्स, मतलब ये बहुवर्षीय फसलें होती हैं जो 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके शुगर केन, रबर, कोकोनट, टी एंड कॉफ़ी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पेरेनियल क्रॉप्स के। नेक्स्ट आपका आता है जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर यूज़। इसका मतलब है कि उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपका क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है वो उसके यूज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका क्या है, सीरियल्स। तो सीरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर एडिबल ग्रेन्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्म अ स्टेबल फूड सोर्स। इसका मतलब है कि खाद्य, जो आपके खाद्यान्न हैं, खाद्य अनाज के लिए उगाई जाने वाली फसलें जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं
और मुख्य खाद्य स्रोत बनाती हैं, तो ऐसे फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले, शोरगम, मिलेट। तो ये सीरियल्स की कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बी नंबर आपका क्या है, पल्सेस मतलब दालें। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हुज सीड आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पेशली इन वेजिटेरियन डाइट्स। दे आल्सो हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसका मतलब है जो आपकी फलीदार फसलें होती हैं जिनके बीज प्रोटीन का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत हैं, खासकर जो आपका शाकाहारी जो आपकी पल्सेज हैं ये शाकाहारी आहार में आती हैं। ये मिट्टी में जो आपकी पल्सेज होती हैं, जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, ये मिट्टी में जो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसको जड़ों में फिक्स करने का भी काम करती हैं। तो देखा जाए तो ये आपकी सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस भी इंक्रीज करने का काम करती हैं। कौन? आपकी ये दालें, आपकी जो दाल वाली फसलें हैं वो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका लेंटिल्स है, चिकपीज है, पिजन पीज है, मूंग बीन है, उड़द है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, पल्सेज के। तो पल्सेज आपकी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में भी एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नंबर सी है आपका ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स का मतलब है आपकी तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं? क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर देयर ईडेबल ऑयल्स। इसका मतलब है ऐसी फसलें जो केवल खाद्य तेलों के लिए ही उगाई जाती हैं। मतलब खाद्य तेलों के लिए उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको हम लोग ऑयल सीड्स क्रॉप बोलते हैं, मतलब तिलहनी फसलें बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट को हम पीनट भी बोलते हैं, इसको हम मंकी नट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका और एग्जाम्पल है सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर और सीसम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑयल सीड क्रॉप्स के, मतलब तिलहनी फसलों के। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फाइबर क्रॉप्स, मतलब रेशे वाली फसलें। तो रेशे वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर नेचुरल फाइबर्स यूज्ड फॉर टेक्सटाइल्स एंड अदर मटेरियल्स। इसका मतलब है प्राकृतिक रेशों के लिए उगाई जाने वाली फसलें जिनका उपयोग वस्त्र और अन्य सामग्रियों के लिए किया जाता है, ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर क्रॉप्स। इट मीन रेशेदार फसलें, रेशे वाली फसलें बोलते हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके फाइबर क्रॉप्स के। मान लीजिए आपका कॉटन। कॉटन एक बहुत ही अहम क्रॉप है आपकी फाइबर क्रॉप्स, जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ में होता है? ये होता है आपका महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका जूट आता है। जूट भी एक बहुत ही मुख्य फसल है आपकी फाइबरस क्रॉप की। तो ये भी, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। इसके बाद फ्लैक्स, जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं, अलसी आता है। इसके बाद आपका आता है सन हेम्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनई बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके रेशेदार फसलों के या आपके फाइबरस क्रॉप्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका क्या है? शुगर क्रॉप्स, जिसको हम लोग शर्करा वाली फसलें बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स दैट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर, मतलब वे फसलें जो आपका चीनी का प्राथमिक स्रोत हैं। तो जो आपका चीनी का प्राथमिक स्रोत हैं, तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी फसलों को हम लोग शर्करा वाली फसलें बोलते हैं या शुगर क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसके आपके कुछ जो आपके जो शर्करा वाली फसलें हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका शुगर केन मतलब गन्ना। शुगर बीट का मतलब आपका चुकंदर। तो शुगर बीट और चुकंदर जो हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शुगर क्रॉप्स हैं, तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। शुगर केन एंड शुगर बीट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शुगर क्रॉप्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फॉडर फॉरेज क्रॉप्स, मतलब आपकी जो चारा वाली फसलें आती हैं। चारा वाली फसलें आती हैं, इसका मतलब है कि क्रॉप्स ग्रोन फॉर फीड लाइव स्टॉक। इसका मतलब है पशुओं को खिलाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फॉडर या फॉरेज क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फॉर फीड लाइव स्टॉक, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए जो भी फसलें आपकी उगाई जाती हैं, हरे चारे के लिए जो भी फसलें उगाई जाती हैं, फॉडर फॉरेज के लिए जो भी फसलें उगाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉडर फॉरेज क्रॉप्स, मतलब चारा वाली फसलें। तो इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, मान लीजिए अल्फा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्का।
इसको अल्फाल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिज्का बोलते हैं। ये भी आपका एक फॉडर फॉरेस्ट क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है बरसीम। बरसीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इससे हमारे जो जानवर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलने का काम होता है। तो आपका जो बरसीम है ये भी एक बहुत ही अहम आपकी फसल है फॉडर फॉरेस्ट की। इसके बाद आपका आता है सोरगम, ज्वार। ज्वार भी आपका एक बहुत ही अहम फसल है फॉडर फॉरेस्ट क्रॉप्स का। तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, अल्फाल्फा, बरसीम एंड सोरगम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉडर एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। इट मीन आपकी जो हरी खादें होती हैं। तो हरी खादों से आप क्या समझते हैं? हरी खाद जो है वो क्या होती है? क्रॉप्स ग्रोन एंड देन प्लाउड बैक इनटू द सॉइल टू इनरिच इट्स प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। इसका मतलब है ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, मतलब ऐसी फसलें जो उगाई जाती हैं, फिर उन्हें मिट्टी में वापस जोत के मिला दिया जाता है, ताकि उसके जो करेक्टर है, उसके जो गुणधर्म है और जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो आपकी सॉइल का बढ़ सके। मतलब आपका जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल का इंक्रीज हो सके। इसका मतलब है अगर आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होगा तो इसका मतलब है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो आपकी सॉइल में बेहतर काम कर सकेंगे डिकम्पोजिशन का, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है वो आपकी सॉइल से आपके प्लांट को इजीली अवेलेबल करा सकेंगे। तो आपकी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के। जैसे आपका पहला एग्जांपल है सनहम्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनई बोलते हैं। इसके बाद आपका ढैंचा आता है। इसके बाद आपका आता है मूंगबीन। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के। इसके बाद आपका आता है रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मतलब जड़ और कंद वाली फसलें। क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर एडिबल अंडरग्राउंड पार्ट्स। इसका मतलब होता है कि ऐसी फसलें अपने भूमिगत खाद्य भागों के लिए उगाई जाती हैं। तो इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जिनको हम लोग ट्यूबर क्रॉप्स बोलते हैं या रूट वाली फसलें भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पोटैटो है आपका, आलू जिसको बोलते हैं, कैरेट है आपका, गाजर है, रेडिश, मूली, टर्निप, सलजम और स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शकरकंद। तो ये कुछ आपके रूट और ट्यूबर क्रॉप्स मतलब जड़ और कंद वाली फसलों के एग्जाम्पल्स हैं, आलू, गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर तीसरा या सी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। इसका मतलब है कि मौसम के आधार पर आप फसलों को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो आपका जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन है, तो उसका जो पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका क्या है, खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ में उगाई जाने वाली फसलें। तो खरीफ में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें खरीफ क्रॉप्स आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। दीज आर शोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। इसका मतलब है जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग मानसूनी फसलें भी बोलते हैं। ये मानसून की शुरुआत, जब आपका मानसून आता है, मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून होता है। तो मानसून आपका कब आता है? मानसून आता है आपका 1 जून। 1 जून को केरला में आता है, और हमारे जो नॉर्थ इंडिया में आता है वो लगभग लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारे यहाँ मानसून आता है, जून जुलाई में। ठीक है, तो जो है आल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स, दीज आर शोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब जून जुलाई, एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम मतलब सितंबर और नवंबर। दे रिक्वायर हाई रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर। इसका मतलब है कि मानसूनी फसलें हैं, मतलब जो आपकी खरीफ वाली फसलें होती हैं इनको मानसूनी फसल कहते हैं। ये मानसून की शुरुआत जब जून जुलाई होती है तब बोई जाती हैं, और शरद ऋतु मतलब सितंबर और अक्टूबर में ये फसलें आपकी काटी जाती हैं। इन्हें भरपूर वर्षा और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब अच्छा रेनफॉल होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो आपका हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे राइस जिसको हम लोग पैडी बोलते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके खरीफ क्रॉप्स के। कौन कौन से? चावल है आपका, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन। तो ये सारी की सारी फसलें आपकी किस सीजन में ग्रो करी जाती हैं? आपके खरीफ सीजन में। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सीजन है, नेक्स्ट सीजन कौन सा है आपका? नेक्स्ट सीजन आता है आपका रबी क्रॉप्स या रबी वाली फसलें। इसको हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो जो आपकी विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो आपकी ठंडी वाली फसलें होती हैं, उनकी जो बुआई की जाती है वो आपकी कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में।
और इसकी जो हार्वेस्टिंग है उसकी हार्वेस्टिंग कब करी जाती है, आपका मार्च और अप्रैल के टाइम में इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। दे थ्राइव इन कूलर क्लाइमेट्स एंड रिक्वायर लेस वाटर। इसका मतलब है कि जो आपकी रबी की फसलें होती हैं इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो आपका क्या होती है, मतलब कोल्ड क्लाइमेट, कूलर क्लाइमेट, मतलब कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा मौसम होता है, ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो आपकी सर्दियाँ होती हैं, जो रबी क्रॉप्स हैं वो कब हो जाती हैं आपकी, जब सर्दियाँ होती हैं, जब ठंडी हो रही होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में। और जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो बसंत ऋतु, जिसको हम लोग बसंत का पीरियड बोलते हैं, मतलब मार्च अप्रैल में आपकी जो रबी फसलें होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ये ठंडी जलवायु में पनपते हैं, जो आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं ये ठंडी जलवायु में उगते हैं और पनपते हैं और इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अगर कहा जाए तो इनके लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए आपका जो चिकपी होता है, चिकपी एक आपकी पल्स क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो वाटर रिक्वायरमेंट एकदम शून्य के बराबर होती है। तो अगर रबी क्रॉप्स में देखी जाए तो वीट की जो है थोड़ा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी की जो फसलें होती हैं उनका जो इरिगेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही कम होता है। तो इसके आपके रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका वीट है, गेहूं है, बार्ले मतलब जौ, बार्ले भी आप कम इरिगेशन में आप उगा सकते हैं, ग्राम, चने को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है वाटर की। इसके बाद मस्टर्ड, सरसों, पीज, मटर और लेंटिल, मसूर। तो ये लगभग आपकी जो फसलें हैं इनको कम से कम वाटर की ज़रूरत होती है और आप अच्छे से इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये आपकी समर सीजन में ग्रो करी जाती हैं या जायद सीजन में ग्रो करी जाती हैं। जायद या समर हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। These are short duration crops grown between the Kharif and Rabi seasons. Primarily from February to May, they require a warm, dry climate. इसका मतलब है कि जो आपकी जायद फसलें होती हैं, जो आपकी समर क्रॉप्स होती हैं, ये खरीफ और रबी के मौसम के बीच में मुख्यतः फरवरी से मई के बीच में उगाई जाने वाली अल्पकालिक फसलें होती हैं। और अगर इनके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी बात की जाए तो इनको जो गर्म एक हॉट वेदर की ज़रूरत होती है, शुष्क जलवायु, एक ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इनको हम लोग कब ग्रो करते हैं, जो आपका रबी है और खरीफ है, रबी और खरीफ सीजन के बीच का जो टाइम पीरियड बचता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन बचता है, उसमें हम लोग जायद या समर क्रॉप्स को ग्रो करने का काम करते हैं। तो इसके कुछ आपके बेस्ट एग्जाम्पल भी हैं। अगर देखा जाए जो आपका जायद का सीजन होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ हम लोग कुकर बिटेसियस क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कुछ सम ऑफ आपकी जो पल्सेस हैं वो भी आप ग्रो करते हैं। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में आपका जो मूंग बीन है, मूंग बीन और उड़द बीन हम दोनों ग्रो करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा की बात करें कि ज़्यादा मात्रा में फार्मर कौन सी आपकी पल्स क्रॉप ग्रो करते हैं या दलहनी फसल ग्रो करते हैं, तो आपका क्या होगा, मूंग बीन होगा, जिसको हम लोग मूंग बोलते हैं। और अगर कुकर बिटेसियस क्रॉप्स की बात करें तो आपका जो तरबूज है, खीरा है, कद्दू है, वाटरमेलन, कोकम्बर, पंपकिन, तो ये आपके जो कुकर बिटेसियस क्रॉप्स हैं फार्मर इनको ग्रो करने का काम करता है, जो कि जायद में बहुत ज़्यादा आपकी ग्रो करी जाती हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।